बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शवाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम स्किन के हवाले से कुछ इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ा पर मुश्तमिल है, जैसे कि हमारा दिमाग, दिल, फेफड़े, जिगर वगैरह। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जी हाँ, हमारी जो जिल्द है वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है और ये ना सिर्फ हमें बीमारियों से, वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाती है, बल्कि हमेशा से जो एक शफाफ और साफ़ स्किन है और जो कि दानों से पाक होती है, जिस पर दाग धब्बे नहीं होते, वो खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। और यही वजह है कि चाहे मर्द हों या ख़वातीन, दे ऑलवेज़ वांट कि उनकी स्किन ग्लो कर रही हो और साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत हो। और यही वजह है कि मार्केट में बहुत सारे फेशियल प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि हज़ारों रुपए में सेल होते हैं और कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स भी लेते रहेंगे। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्बास, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिस तरह कि मैंने कहा कि जो जिल्द है उसके बारे में हर इंसान बहुत ज़्यादा मोहतात होता है और चाहता है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो आप ये बताइएगा कि ये जो मौसम के चेंजेस होते हैं, कभी सर्दियाँ कभी गर्मियाँ, तो ये हमारी स्किन को किस तरह से मुतासर करती है? देखिए, जैसे मौसम हर चीज़ को मुतासिर कर रहा होता है। जैसे आने वाली सर्दी के बारे में कहा जाता है कि उससे बचना चाहिए, तो और जाने वाली सर्दी से भी बचना चाहिए। तो उसमें है कि जब भी सर्दी आती है तो जो भी हम हीटर्स यूज़ करते हैं या फिर हम अपने आप को गर्म रखने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन का मॉइस्चर जो है वो उसमें हवा में ज़ायल हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से स्किन जो वो ड्राई और डलनेस आना शुरू हो जाती है और हम पानी का भी कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि हमें उस तरह नीड नहीं होती, उस तरह हमारी स्वेटिंग नहीं हो रही होती कि हमें बॉडी डिमांड कर रही हो पानी के लिए। तो वो जब भी मॉइस्चर ज़ायल होगा तो उसके साथ हमारी स्किन जो है वो उसके अंदर डलनेस शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कोई फल है तो उसके अंदर 2-3 दिन अगर पड़ा रहे तो उसके अंदर से वो पानी जब निकलना शुरू हो जाता है तो वो मुरझाना शुरू हो जाता है। कोई फूल है तो उसका भी इसी तरह है। तो सेम लाइक स्किन, उसके साथ भी ऐसे ही है कि अगर मॉइस्चर उसके अंदर से निकल जाए तो वो डल हो जाती है, मुरझाना शुरू हो जाती है। अच्छा, गर्मियों के अपने मसाइल हैं, कभी पसीना आ रहा होता है और कभी जो है वो दाने निकल रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये है कि ड्राइनेस हो जाती है और जिस तरह कि आपने कहा कि एक वाटर इनटेक हमारी कम हो जाती है और फिर एवेपोरेशन भी हो रही होती है, तो उस वजह से स्किन जो है वो मुतासर हो जाती है। तो कितने गिलास पानी पीना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो शादाब और ख़ूबसूरत रहे? एटलीस्ट सर्दियों में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो जो ग्लोई इफेक्ट कहते हैं आना शुरू हो, वो उसी वजह से आ सकता है। सही। विटामिन B12 के बारे में कहा जाता है और इसी तरह से ग्लूटाथायोन भी आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस कदर इफ़ेक्टिव हैं हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने के हवाले से, आप क्या कहेंगे? लोग ग्लूटाथियोन को एज अ वाइटनिंग एक ट्रीटमेंट आजकल लोग उसका करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि स्किन ग्लो करना शुरू करते हैं। ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। अगर आप कहें कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100% रिजल्ट्स उसके, तो 50% तक तो उसके आ ही जाते हैं ग्लूटाथियोन लेने से, या फिर आप मुख्तलिफ मल्टी वाइटामिन लेते हैं। विटामिन C बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और विटामिन B12। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी डाइट में उस तरह पूरी नहीं हो रही होती, तो जो हम रिकमेंड करते हैं एवरी पेशेंट को, वो मल्टीविटामिन तो लाजमी कहते हैं कि वो ले, ताकि वो डाइट की जो डेफिशिएंसी है उसके अंदर विटामिन D की, विटामिन E की, विटामिन C डेफिशिएंसी है, तो वो उस डाइट से अगर पूरी नहीं हो रही तो मल्टीविटामिन ले जिसकी वजह से वो पूरी हो और आपकी बॉडी जो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दे। अच्छा डॉक्टर अब्बास, क्या नींद का भी कोई रोल है? क्योंकि मैंने देखा है कि ख़ुद मेरे साथ ये होता है कि कभी मैं उठती हूँ तो स्किन बड़ी अच्छी फ्रेश होती है और कभी नींद नहीं पूरी हुई होती, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो एक इम्पैक्ट स्किन पर आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बाज़ लोगों की स्किन जो है वो नींद की कमी से भी मुतासर हो जाती है और बाज़ लोगों की स्किन बिल्कुल ठीक रहती है? ज़्यादातर लोगों की तो नींद की कमी की वजह से मुतासर होती है। अच्छा। देखिए, आप जब भी आपका एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है नींद ना पूरी होने की वजह से, आपकी जो मेंटली एक एनर्जी होती है, एक दिमाग के अंदर एनर्जी का ज़्यादातर
जो आपका है आसाब के साथ है, तो वो जब भी डिस्टर्ब होंगे तो डेफिनेटली वो उसकी जो असरात हैं वो जल्द पे आएंगे, और आपकी जो भी रूटीन है उसकी एक जो पिक्चर है वो आपके स्किन पे या आपके फेस पे आ जाती है कि आप सोए नहीं हैं, आप डाइट नहीं ले रहे, आप खा नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें जो अगर जो रिफ्लेक्ट चीज़ कर रही है वो आपकी स्किन कर रही है और मेनली फेस कर रहा होता है। ठीक, तो कुछ बीमारियां क्या ऐसी भी हैं जो कि आपकी स्किन को मुतासर करती हैं? जिस तरह कि मैंने देखा है कि अगर किसी को लिवर इश्यूज़ हो रहे हों तो उनका रंग ख़राब हो जाता है, फिर कुछ अगर प्रोलॉन्ग दवाइयाँ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके भी स्किन कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? बेसिकली होता ये है कि जब भी आपकी कोई भी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ मैं कह सकता हूँ, तो डायबिटीज़ में जब भी आप मेडिसिन खाते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपका वज़न कम करती हैं, होता तो वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मसल वेस्टनिंग हो रही होती है, यानी कि जो आपका मसल्स हैं फेस के वो मुरझा रहे होते हैं, उनको वेस्ट हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मसल वेस्टनिंग हो जाएगी तो स्किन तो उसी जगह है, तो वो लटकना शुरू हो जाती है बाज़-औक़ात वो पिचके गाल जो कहते हैं वो भी आपके मेडिसिन बाज़-औक़ात जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है उसके साथ खाने से हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट हैं या फिर क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं तो उनमें यही होता है कि प्रॉपरली हार्मोन्स बन रहे नहीं होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस जो बॉडी में हो रही होती हैं उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं हो रहा होता है, चूँकि लिवर ऑलरेडी डैमेज है, ऊपर से हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सारा जितना भी उसकी रिफ्लेक्शन है वो फेस पे आती है। थर्डली के जो ब्लड की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के जो एनीमिक हैं उनके अंदर पिगमेंटेशन आ जाती है, मेलास्मा आ जाता है, या फिर उनका होता है कि हमारा डल रंग हो रहा है, चूँकि हीमोग्लोबिन प्रॉपरली उनकी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट नहीं कर रही और फेस को वो उस तरह की जो हमें ऑक्सीजन डिमांड है या हीमोग्लोबिन डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो फेस पे रिफ्लेक्शन उसकी आती है। डॉक्टर अब्बास, आपने बड़ी अच्छी बात की और वाकई ऐसा है कि आजकल बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी यंग गर्ल्स भी जो है उनमें पिगमेंटेशन हो रही है। तो आपने एक वजह तो ये बता दी कि अगर खून की कमी है तो उस वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है, फिर क्या हार्मोनल चेंजेस भी पिगमेंटेशन का बायस बन सकते हैं, या फिर जिस तरह के सूरज की शुआएँ हैं क्या इनका भी कुछ रोल है? और आप ये भी बताइएगा कि पिगमेंटेशन को कम कैसे किया जा सकता है? पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं कि वजह क्या होती है। बेसिकली जिस तरह आजकल लोग एक अच्छा ट्रेंड बन गया है कि सब लोग सनस्क्रीन सनब्लॉक यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें चूज़ ये करना है कि हमारी जो इस रीजन का जो भी स्किन टाइप है और दूसरा जो इस रीजन में स्किन जो रेडिएशंस हैं वो किस लेवल की रेडिएशंस हैं। लाइक अगर हम यूरोप या यूके की बात करें तो वहाँ पे बड़ी इंटेंस धूप होती है, तो उनकी जो सन ब्लॉक्स हैं वो बड़े ज़्यादा ग्रीसी और बड़े मैट इफेक्ट देने वाले और बहुत थिक होते हैं, जो फेस पे सामने आपके वाइटिश हो रहे होते हैं, और लोग बाज़ औक़ात ये प्रेफर करते हैं कि उधर से ले आएँ हम साथ ही तो यहाँ पे वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो यहाँ के लिए है नहीं है बेसिकली। तो यहाँ के लिए जो आपको है SPF 30 इज़ इनफ इस रीजन के लिए, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटेंस धूप नहीं है, गर्मी है लेकिन धूप उस तरह इंटेंस नहीं है जिस तरह उधर है, तो वो स्किन को बर्न करने वाली धूप यहाँ पे नहीं है। सही। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। अगर पिगमेंटेशन से बचना है तो सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो सनस्क्रीन है कि वो लगाना शुरू कर दें। और एक और भी है कि लगाने का तरीका ये है उसका कि आप दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं, यानी कि अगर आप सुबह, ये बड़ा मसला है डॉक्टर अब्बास के अब इतने सारे काम होते हैं उसमें आपने सन ब्लॉक भी बार बार लगाना है। मैंने तो यहाँ तक भी डॉक्टर्स को देखा है कि वो कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद लगाना है। तो आप ये बताइए कि वो ख़वातीन जो हमारी तरह की होती हैं जिनको अपने काम के लिए मेकअप करना होता है तो वो किस तरह से सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगी हर 2 घंटे बाद? ऐसे ही वो बेस के तौर पे यूज़ कर लें। अच्छा। और ऊपर जो भी मेकअप उन्होंने करना है, जो अगर घर में भी, इवन मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं सन ब्लॉक यूज़ करते, हम तो घर में हैं। तो रेडिएशंस बेसिकली आपके घर के अंदर भी आ रही होती हैं, खिड़कियों के थ्रू भी आ रही होती हैं, तो वो रेडिएशंस बेसिकली अफेक्ट कर रही होती हैं। वो रोशनी जो है उसके अंदर रेडिएशंस हैं, तो जहाँ जहाँ सन की रेज आ रही हैं उस जगह रेडिएशंस भी आ रही हैं। तो पहले तो सबको सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। 2-3 दफ़ा वाला ये है कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे उनकी बार बार एक्सेस हो,
तो चलते फिरते वो यूज़ कर लें उसको। कुछ स्प्रेज भी होती हैं सन ब्लॉक की, जी यानी बिल्कुल। अगर आप अपने फेस पे स्प्रे कर लें, और एसपीएफ हमने सुना है 50 भी होता है, 75 भी होता है, तो इनमें क्या फ़र्क होते हैं? ये एसपीएफ क्या है? एसपीएफ सन प्रोटेक्शन है बेसिकली, सन प्रोटेक्शन फार्मूला है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपके 100 वाला लोग अक्सर होता है कि नहीं 100 वाला यूज़ करना है, उनके लिए है कि 100 वाला बेशक ना यूज़ करें, 30 वाला यूज़ कर लें, लेकिन करें प्रॉपरली। लाइक अगर सुबह उठ रहे हैं तो 9 बजे कर लें, देन आप 12-1 बजे और शाम को 4-5 बजे वो कर लें, तो दैट्स इनफ फॉर देम, कि उसको लाजमी नहीं 100 करें और एक पूरा वाइटिश इफेक्ट उसका आए और वो सारा। तो आजकल बड़े अच्छे सन ब्लॉक मार्केट में हैं जो जेल फॉर्म में हैं या फिर वाटर बेस्ड हैं। मैं ज़्यादा लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि वाटर बेस्ड। और बाद लोगों को ये भी होता है कि हम सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं और हमें स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो आजकल सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक भी हैं। अच्छा। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बहाना नहीं है कि वो किसी तरह से बच सकें, तो इसलिए उन्हें सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर लोग जो होते हैं वो बाहर से ले आते हैं, मैं ख़ुद भी ये करती हूँ, और अभी आपने मुझे बता दिया है कि मुझे पाकिस्तानी सन ब्लॉक से इस्तेमाल करने, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस रीजन में आप रह रहे हैं वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके वेदर को देख के बनाए जाते हैं, तो आपको वही इस्तेमाल करने चाहिए। और ये जो एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा अगर SPF फैक्टर होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें इस कदर सच्चाई नहीं है, यानी आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है चाहे कोई भी SPF हो। बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बायोटिन के बारे में भी बता दें कि बायोटिन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, नेल्स एंड हेयर, तो बायोटिन किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए? क्या डेली इसको यूज़ करना चाहिए और क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है? जी, बायोटिन बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए। तो हम ज़्यादा जो, अगर मेरी प्रैक्टिस में आप पूछें मुझसे, तो मैं हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा बायोटिन देता हूँ कि बायोटिन से हेयर फॉल डेफिनेटली रुक जाता है और आपके हेयर टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और उसके साथ साथ बायोटिन आपका जो एक नेचुरल ग्लो है फेस का या स्किन का जो एक ग्लो है उसको लाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो सारी विटामिन्स एक साइड पे और बायोटिन आप कह सकते हैं एक साइड पे है, तो डेली यूज़ करना चाहिए उसे। तो इसका कोई ख़ास टाइम भी है कि सुबह इस्तेमाल करना है या रात को करना है, या जब भी आपको टाइम मिले आप इस गोली को ले सकते हैं? कोशिश ये करनी चाहिए जो भी आप मेडिसिन लें, तो वो अगर आपने स्टार्ट की है मॉर्निंग में तो उसे मॉर्निंग में जारी रखें, ताकि अगर आप ले रहे हैं दूसरे किसी टाइम में, अगर 24 आवर का उसका टाइम है, आप ले रहे हैं पहले दिन आपने मॉर्निंग में ले ली और दूसरे दिन इवनिंग में ले ली, तो उसका आपने जो ब्लड के अंदर लेवल है वो आपने ख़त्म कर दिया। तो एक तो लेवल उसको मेंटेन रखना है आपने, जिस टाइम भी लें 24 आवर के बाद उसी टाइम पे आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा इफेक्टिव तो यही है। अगर आप इवनिंग में लेना चाहें तो इवनिंग में भी आपको दूसरे दिन फिर इवनिंग में लेनी होगी। ठीक है, यानी एक टाइम रख लें और उस पर आप अपनी दवाई जो है वो इस्तेमाल करें। हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ्स की, 5000 माइक्रोग्राम भी अवेलेबल है, 10,000 माइक्रोग्राम भी है, तो कौन सा वाला ज़्यादा इफेक्टिव है? क्या दोनों ही ठीक हैं? स्टार्ट में तो लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव आ रहा है, आपको ज़्यादा फील हो जाएगा, तो पहले तो फिजिशियन ने ये डिसाइड करना है, ये हम पेशेंट ने डिसाइड नहीं करना। सही। तो वैसे जो खुद से लोग ले रहे हैं अगर मल्टीविटामिन वो मंगवाते भी हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो भी लो डोज मल्टीविटामिन है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो बाकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वो उनके डॉक्टर ने या फिर डर्माटोलॉजिस्ट या फिजिशियन ने डिसाइड करना है कि वो कितनी होनी चाहिए उनके लिए। डॉक्टर पास क्या वजह है कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आ रहा है? क्या हमारी जो लाइव्स हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल है, या फिर हमारी डाइट अच्छी नहीं है? क्यों जवान जवान बच्चों के बाल गिर रहे हैं आजकल? उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि खुद से ही वो प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। अच्छा। और वो हेयर्स पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, जैसे वैक्स है, जेल्स हैं और ब्लो ड्रायर हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि इनमें इरिटेंट्स होते हैं। इवन आप ब्लो ड्रायर कर रहे हैं या फिर वैक्स कर रहे हैं या फिर जेल यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें इरिटेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेशन देते हैं और उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स के ज़रिए वो नमूदार होता है। और उसके साथ साथ जब भी स्वेलिंग होगी, जब भी इन्फ्लामेशन आएगी,
इचिंग होगी तो आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। दूसरी उसकी वजह ये है कि हमारी उस तरह डाइट अभी नहीं है। हम्म। लाइक ज़्यादातर हम डिपेंडेंट जंक फूड पे हैं। जितने भी यंग जनरेशन है, मीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो वो भी उनका भी होगा कि दिन को कैफेटेरिया पे जाके कोई जंक फूड ही खाएं, या फिर जो वर्किंग वुमेन या मेल हैं उनका भी यही होता है कि इंस्टेंट कोई भी फूड हो जाए जो उन्हें मिले, और वो मतलब टाइम बचाने के चक्कर में वो सारी चीज़ें अपनी हेल्थ को तबाह कर रहे होते हैं। हाँ। तो दो तो ये रीज़न होगी। तीसरी ये है कि जो प्रोडक्ट्स लाइक किसी ने भी कह दिया कि ये इस्तेमाल कर लें, ये बड़ा इफ़ेक्टिव है, वो उसकी स्किन के लिए तो इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपकी स्किन के लिए नहीं हो सकता। कि आपको क्या इशू है, आपने कोई डर्माटोलॉजिस्ट को नहीं चेक करवाया, किसी को दिखाया नहीं है, और ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दी है उसके लिए, तो वो डिज़ास्टर के तौर पे बनना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, हमने बात की प्रोडक्ट्स की कि प्रोडक्ट्स लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन क्या मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं इन पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है, तो क्या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से भी आपके बाल ख़राब हो जाते हैं? और फिर इस तरह की सूरत हाल में क्या किया जाए जब आपके प्रोडक्ट पे एक्सपायरी ही नहीं लिखी? फिर बहुत सारे डाइज़ ऐसे हैं जो कि आपके बालों को अफेक्ट करते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन कॉलर को लेते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोहट से बात कर रहा हूँ, अरशद खान। जी, सवाल पूछें। सवाल ये है कि जो है ना मेरे फैमिली का जो है ना नाखून काले हो जाते हैं ना, जब या कपड़े धुलाई करते हैं या इस तरह की तरफ में अच्छा। यूज करे तो उसका नाखून काले हो जाते हैं, और साथ जो अंगूठों का गोश्त है उसमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, फिर उसके जो है ना खून निकल जाते हैं और खारिश करते हैं। अच्छा, और ठीक है। दूसरा जो है ना सीने की एलर्जी मेरा वालदा का, वो जब कांची कर दे तो सीने जो है ना इस तरह खारिश कर जाते हैं कांची के साथ, तो इसके लिए क्या इलाज होना चाहिए? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? और आप कह रहे हैं कि कपड़े धोने से ये होता है, या हाथ वगैरह जब आपके पानी में जाते हैं तब ये होता है? हाँ जी, तभी होता है। डॉक्टर साहब को दिखाया हम एक दो दफा, उसमें कोई झील भी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि कपड़े ये धुलाई न करे। और सब ये बहुत पहले से इस पे चल रहे हैं, हम कपड़े भी इसके ऊपर नहीं धुलाई कर लेते कभी कभी, फिर भी जो ना हो जाता है। ठीक है, तो साबुन इस्तेमाल करती हैं या सर्फ वगैरह इस्तेमाल करती हैं, और सर्फ वॉशिंग इस्तेमाल मशीन में करते धोती हैं या हाथ से सर्फ धोती हैं? इस्तेमाल करते। जी, मैंने कहा सर्फ इस्तेमाल करते हैं बेहतर हम। ठीक है, और हाथ से वो धोती हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि दस्ताने वगैरह पहन कर धोएं, उससे हाँ कोई? हाँ, दस्ताने की भी पहना है एक दो दफा, ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उम्र क्या है उनकी? फिर भी ठीक नहीं हुआ। जी, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, इनको डर्मेटाइटिस हो रहा है आई थिंक, या एक्जिमा हो रहा है, क्या हो रहा है इनको? उनके साथ है पहले तो जो सर्फ है, अब लोकली हो सकता है सर्फ यूज़ करें जिसमें वो तेज़ाब भी डालते हैं, अच्छा। और वो इरिटेट कर रहा होगा उनकी स्किन को, और बार बार इरिटेशन की वजह से वो जो भी जो कंडीशन आ रही होगी, डेफिनेटली वो डर्माटाइटिस हो सकता है। लेकिन उसके लिए जिस तरह ये बता रहे हैं कि ग्लव्स पहने, ग्लव्स से पहले ग्लव्स पहनने के साथ साथ अगर वो एक कोट वैसलीन का ऊपर कर लें, इमोलिएंट भी बहुत इमोलिएंट को यूज़ कर लें, ठीक तो है। उसके ऊपर ग्लव्स पहन के और उन्हें थोड़ा सा टाइट कर लें ताकि पानी वो जो सर्फ वाला पानी है बड़े उसके बड़े अंदर ग्लव्स ना भी जाए। आते जी, हैं यहाँ तक। प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं आजकल, तो वो आपने देखा होगा कि वो आगे उनके लगा भी होता है कि वो जो साफ़ करने के लिए कोई ब्रश टाइप भी लगा होता है, उस टाइप के ग्लव्स इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एलर्जिक हुई हुई हैं उससे, इरिटेंट्स जो भी उसके अंदर हैं सर्फ के अंदर जो भी वो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इरिटेंट्स हैं, तो वो जैसे एलर्जिक हुई हुई हैं, तो जब भी वो यूज़ करेंगी तो अल्टीमेटली उन्हें ये चीज़ आएगी। तो बेहतर तो है कि वो जो भी आपका करीबी उनके डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जैसा मशवरा दिया है कि ग्लव्स पहने और उसको देखें, क्योंकि ये बाज़ डिजीज़ तो ऐसे हैं कि हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें किस तरफ लेके जाना है। सही। तो बेहतर तो ये है कि पहले अवॉइड करें उसे, और फिर कोई अगर सोप भी यूज़ करना है तो सोप कुछ होता है कि लोग घर में भी बना लेते हैं जिसमें अच्छा। वो परफ्यूम नहीं डालते और इस तरह की चीज़ें जो इरिटेट ना करे चीज़ों को, तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल।
जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको 2-3 चीज़ें ट्राई करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जिस सर्फ़ को वो इस्तेमाल कर रही हैं उससे उनके हाथ ख़राब हो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सर्फ़ का ब्रांड चेंज कर लें। अगर उससे भी अफाका नहीं हो रहा तो फिर आपने वेज़लीन हाथों पे लगानी है, फिर ग्लव्स पहनने हैं और फिर आपने कपड़े धोने हैं। अगर उससे भी अफाका नहीं हो रहा तो फिर कोशिश करनी है कि कपड़े घर में कोई और धो ले और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, इन्होंने कहा था कि ख़ारिश भी हो रही है इनको, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल तो करें? इरिटेशन तो उसके साथ डेफिनेट है, वो तो अगर एक्जिमा है तो साथ इरिटेशन तो होगी, ठीक है। और उसके साथ इचिंग भी हो, तो अगर कोई एंटी एलर्जी ले सकते हैं ताकि अगर उससे अफाका आ जाता है तो फिर जब भी वो अब कपड़े मैं तो नहीं कह सकता कि ना धोएं तो सही सही। उसमें है कि जब भी वो कपड़े धोएं तो एंटी एलर्जी की एक आध इस्तेमाल कर नहीं, लें, मियाँ उससे फ़र्क बीवी आता जो होते हैं वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो किसी दिन मियाँ हजरात भी है। जो है वो एग्जैक्टली। कपड़े धो सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जिशान बात कर रहा हूँ चकबली खान से। जी ज़ीशान, सवाल पूछें। ये बात ये है कि मेरे जिस्म पे कुछ जख्म है, तो डॉक्टर साहब के पास से गया था। उन्होंने इंजेक्शन 5 इंजेक्शन दिए थे। 5 इंजेक्शन मुख्तलिफ औकात में जो है ड्रिप के ज़रिए लगवाए थे, और बाद में फ्यूडिक एच क्रीम सजेस्ट की थी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आ रहा। जिसम में जख्म होते हैं, जब गसल करता हूँ तो वो जख्म जो है दोबारा से ताज़ा हो जाते हैं और जख्म ठीक नहीं हो रहे। टाइम सही। लग रहा है जख्म को रिकवर होने में, और मुझे बैरूनी मुल्क जाना है, इस सिलसिले में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, मुझे जख्म ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल, आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा था। शुगर वगैरह तो नहीं है आपको? फैमिली में किसी ये और को ये शुगर चेक बीमारी है? कराया, शुगर नहीं है, और दूसरे MBBS डॉक्टर से भी चेक करवाया। उन्होंने अगुमेंटन 625 mg टैबलेट्स लिख कर दी। वो ठीक। 2 दफ़ा यूज़ की हैं, 12 टैबलेट्स यूज़ की हैं, लेकिन उससे भी कोई जख्म 2-3 जख्म रह गए हैं, वो मुकम्मल तौर पर सही। और ये ज़ख्म जिस्म के पूरे हिस्से पर है, पूरे जिस्म पर है? नहीं, सिर्फ अच्छा। सिर्फ पाँव पे है, और दूसरी चीज़ें बस ठीक है। जैसा जैसे वो सब। और इनमें ख़ारिश भी होती है, कोई मवाद भी निकलता है इनमें से? जी, मवाद निकलता है, पीप निकलती है। पहले पहले पीप निकलती थी, लेकिन अब पीप नहीं निकलती, सिर्फ जख्म बाकी रह गए। और जो चीज़, कोई भी चीज़ लगे, कोई ईंट वगैरह कोई भी चीज़ लगे तो सख्त दर्द होता है फिर। ठीक है। और ये कितने अरसे से हैं आपको? आवाज़ इनकी सही नहीं आ रही है जी। दिन से हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन कौन से इस्तेमाल किए थे, कोई नाम पता है उनके? नहीं, नाम नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। कोई सवाल आपने इनसे पूछना है? जी। जी पूछिए। मुझे ये बताएं कि जो पाँव पे आपने बताया है ज़ख़म होते हैं, उसमें ख़ारिश कितनी ज़्यादा, आप बता सकते हैं कि ख़ारिश होती है या नहीं होती? ख़ारिश नहीं होती, सिर्फ जिस्म के अतराफ में जो है ना, वो जो जिस्म का स्किन कवर होता है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और जो जख्म कोई चीज़ लगती है तो तब दर्द होता है। अच्छा, वैसे दर्द वगैरह या फिर सूजन वगैरह नहीं है उसमें? या गुस्ल करता हूँ तो वो जख्म ताज़ा हो जाता है दोबारा, इसी तरह जिस्म नजर आता है उसमें से। अच्छा। अच्छा, और कोई आपने ब्लड टेस्ट करवाया है जिसमें कुछ ब्लड चीज़? टेस्ट में कोई बीमारी शो नहीं हुई है, कोई क्लियर है बिल्कुल। शुगर टेस्ट करवाया, शुगर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और डॉक्टर आपने साहब कहते हैं ये मौसम की वजह से हुआ है, या आपको कोई ऐसी चीज लगी है जो जहरीली थी जिस वजह से ये जख्म ठहर रहे हैं। बाकी जख्म खत्म हो गए, लेकिन 2 जख्म रह गए हैं बस। वो अच्छा, 2 बाकी ज़ख़म किस खत्म हो जगह गए। पे रह गए हैं? जी, 2 जो ज़ख़म रह गए हैं वो किस जगह पे रह गए हैं? ये पाँव की जो हड्डी होती है ना, एड़ी के साथ वहाँ पे हैं खास। अच्छा, ठीक। और मुझे ये बता दें आप कि पहले भी इस तरह आपको होते थे और ख़त्म हो जाते थे, ये अभी ये हुए हैं, कितने अरसे से हो रहे हैं आपको? ये 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन के दौरान 5 इंजेक्शन यूज किए थे, फ्यूडिक एच क्रीम ये भी यूज की थी, और एक अगुमेंटन कोई 625 mg की टैबलेट्स हैं, वो लेकर दी थी डॉक्टर साहब ने, वो यूज की हैं, लेकिन ये 2 जख्म अभी रह गए हैं, ये खत्म नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो एड़ियों पे आपने बताया है, तो वो इस तरह तो नहीं है कि जिस तरह बाज़ औक़ात एड़ियाँ फटी होती हैं, उस तरह का तो नहीं आप कह रहे कुछ? जी, इसी तरह मतलब जख्म फटा हुआ है ना, जिस्म का थोड़ा सा जो हड्डी के ऊपर है ना, ये फटा, जिस तरह जख्म फटा हुआ था ना, कोई इस तरह का जख्म है। और आपने किसी डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाया है इसके लिए? नहीं, अभी तक डर्माटोलॉजिस्ट को नहीं चेक करवाया। MBBS डॉक्टर को चेक करवा रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि ये जख्म ठीक होने में
ज़्यादा टाइम लगेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिसीज़ नहीं है, सिर्फ स्किन का मसला है, तो ये टैबलेट्स यूज़ करें। तो वो 12 टैबलेट्स जो थी वो यूज़ की हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आ रहा। ठीक है, जी सिर्फ ये बहुत थोड़ा सा शुक्रिया वक्त कॉल लगेगा। करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। बज़ाहिरन तो वही लग रहा है कि उनकी वो क्रैक्ड हील्स की वजह से इन्फेक्टेड हुई है और वो इन्फेक्शन जो है वो अच्छा, कन्वर्ट हो गया इन्फेक्टेड वोंड में। ठीक है। और उसके लिए पहले तो है कि इन्हें अच्छी तरह उसकी लाइक नॉर्मल, हम अक्सर लोग कहते हैं कि पाँव धोना है, तो पाँव धोने का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल सलाइन के साथ, यानी अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर हो या नॉर्मल सलाइन हो उसके साथ धोएं। आम पानी के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, अच्छा, तो आप बेहतर तो ये है कि नॉर्मल सलाइन के साथ पाँव अच्छी तरीके से धोएं। उस धोने के बाद उस पर आप एमोलिएंट, सबसे बेसिक जो है, रात को आप ओवरनाइट एमोलिएंट उस पर इस्तेमाल करें। और अगर जो हीलिंग का प्रोसेस अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए साथ आप मल्टीविटामिन लें, अच्छा। क्योंकि उसका पेन की हिस्ट्री इनकी है नहीं है, तो पेन किलर वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कोई इंजेक्शन कह रहे थे इन्होंने अब इस्तेमाल मे किया बी है। कोई एंटीबायोटिक किसी ने दिया हो, अच्छा, तो बेहतर तो ये है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को चेक कराएं, क्योंकि कंसर्न उनका हो सकता है, बजाय कि आप इसी तरह मेडिसिन लेते रहें इतना अरसा और वो अफाका नहीं हो रहा। तो दो चीज़ें तो ये करें अपने इससे कि अच्छी तरह वॉश करें उसे, सफाई का उसका ख्याल रखें, और रात को उस पर एमोलिएंट कोई इस्तेमाल करें, या फिर कोई जिस तरह वैज़लिन, लेकिन वैज़लिन मेडिकेटेड वाली, अच्छा, नॉर्मल नहीं आपने इस्तेमाल करनी, ठीक मेडिकेटेड है। वाली वैज़लिन जो है वो इस्तेमाल करें, एमोलिएंट इस्तेमाल करें, तो उससे अफाका उससे हो ठीक जाएगा। हो जाएंगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि ये एड़ियाँ बहुत सारे लोगों की फट जाती हैं और स्पेशली सर्दियों में तो काफ़ी लोगों की फट जाती हैं। और जो लोग वज़ू करते हैं बार बार उनके पाँव धुलते हैं तो वो ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें भी एड़ियाँ फट रही होती हैं। तो ये जो क्रैक्ड क्रीम्स आती हैं, क्रैक्ड हील क्रीम्स, ये इफ़ेक्टिव होती हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए? जिस तरह कि आपने कहा कि मेडिकेटेड वेज़लिन भी आती है, जी तो ये सब इस्तेमाल करनी चाहिए नॉर्मल जी लोगों को, एग्जैक्टली। या उन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनको इन साहब की तरह थोड़ा मसला जो है? नॉर्मल हैं उन्हें तो जस्ट वैज़लिन अगर इस्तेमाल कर लें तो वो इनफ है, उसके लिए ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका क्रैक्ड हील्स हैं और बाज़ इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो जो मार्केट में मेडिकेटेड, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, लेकिन जो मेडिकेटेड मार्केट में हैं जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार एंटीबायोटिक की होती है, थोड़ी सी मिकदार आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की होती है, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं अपने मुआलिज के मशवरे के साथ। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी अजीमा, सवाल पूछें। मेरा आजकल जो इशू रिसेंटली चल रहा है वो आइज का है। आइज के इर्द गिर्द इतनी स्वेलिंग हो जाती है और खारिश होती है बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे दाने से भी कभी फील होते हैं, लेकिन आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे विजन भी मेरा ब्लर हुआ है, लेकिन वो असल में उस स्किन की वजह से ही ऐसे फील मुझे हो रहा होता है। अच्छा, तो बहुत इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा। अब इसकी पता नहीं क्या वजह है। वैसे मैं एलर्जी की पेशेंट हूँ, मुझे छींकें वगैरह भी आती हैं और बाकी सीजनल एलर्जी भी है मुझे, ठीक और है। खाने पीने से भी है। अच्छा, लेकिन ये आजकल ये इशू मेरा बहुत ज़्यादा कोई 1-2 महीनों से बहुत सवीयर होता जा रहा है। ठीक है। तो आप कह रही हैं कि आपको खारिश होती है, पानी वगैरह भी आता है, और दोनों आंखों में ये? कभी कभार एक आंख में होता है, लेकिन आजकल तो दोनों आंखों में हो रहा है, और ठीक है। पानी भी जी आता है। और आंखें सुर्ख तो नहीं हो रही हैं? कोई उनमें स्टिकीनेस या कोई मवाद सा तो नहीं आ रहा आंखों नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आजकल वो शोबे चश्म वाली बीमारी आई हुई है, ऐसा हाँ, कुछ वो नहीं है। ठीक मेरा है। अपना अलग ही इशू है। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, इसके लिए आपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, क्योंकि आपने कहा कि आपको एलर्जीज़ हैं, तो बाज़-औक़ात फ्लेयर अप भी हो जाते हैं उनके, और उसकी वजह से आपकी आंखें भी मुतासिर हो जाती हैं। फिर आपने कहा कि विजन भी ब्लर्ड है, तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा लें, और इसके लिए आपको दवाई इस्तेमाल करनी होगी। वो कुछ आपको ड्रॉप्स दे देंगे जिससे ये एलर्जी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। उसी वजह से आपको खारिश भी हो रही है और आपकी आंखों से पानी भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, बैक टू आवर डिस्कशन। हमारे कुछ और पेशेंट्स भी आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो बल्कि अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और हमें पता होता और है। लोगों को भी वो नहीं होता कि उन्हें होता है कि डॉक्टर ही हैं, शोबा जो भी है, लेकिन डॉक्टर तो जी है, कुछ ना कुछ तो बता देंगे। बिल्कुल।
हम बात करते हैं बेटनोवेट के बारे में। बहुत सारे लोग, बल्कि मैं उस दिन एक टीवी प्रोग्राम देख रही थी, उन पर एक खातून बैठी हुई थी जो बड़े खुलेआम कह रही थी कि मुझे तो कुछ भी होता है तो मैं बेटनोवेट यूज़ कर लेती हूँ, तो आप अपने पर्स में ज़रूर रखें। ये बताइएगा कि बेटनोवेट किस कदर फ़ायदेमंद और किस कदर नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल बेदरेख किया जाता है। बेटनोवेट बेसिकली स्टीरॉयड है, तो वो स्टीरॉयड जो भी खारिश होगी, ये जो भी एक्जिमा, डर्माटाइटिस जो भी होता है, तो वक्ती तौर पे जो फ्लेयर अप हो रहा होती है चीज़, उसको वो उधर ही रोक देती है स्टीरॉयड जो है। ठीक है, तो इस तरह बेदरेक इस्तेमाल नहीं उसका करना चाहिए। ख़वातीन अक्सर फेस पे किसी कोई रेडनेस आ गई है, या फिर इवन चाइयों के लिए मैंने देखा है लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ऐसे धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं जी, तो वो उससे ज़्यादा हो जाता है, उससे वर्स्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा अक्सर वो कागज़ की तरह स्किन हुई होती है बाज़ लोगों की, वो एग्जैक्टली यही अपने पास से जो स्टीरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर फार्मूला क्रीम्स के अंदर मिक्स करके यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें फार्मूला क्रीम्स के अंदर मरकरी होता है, क्रीम्स जो हैं वाइटनिंग उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर मिक्स करके वो अपना ही उन्होंने एक फार्मूला बनाया होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। उससे वक्ती तौर पे तो शायद उन्हें फ़ायदा हो जाए, लेकिन बाद में उनके ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है स्किन की, आ जाती है। बेटनोवेट मेडिसिन, तो उसे एज अ मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, अपने मुआलिज से पता करके। आप इसी तरह यूज़ करते रहेंगे तो हु नोज़ कि किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सही, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है जी। लाइन पर कोई है हमारे साथ? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है उनकी। हम बेटनोवेट की बात कर रहे थे और आपने बात की कि बहुत सारे वाइटनिंग क्रीम्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैंने अक्सर दुल्हनों को देखा है कि वो शादी से पहले इस तरह की क्रीम्स बना के इस्तेमाल करने शुरू हो जाती हैं, और फिर शादी के टाइम पर वो आती हैं और उनको एक्नी हुई होती है। थोड़ा सा एक्नी के मुतालिक बात करते हैं कि एक्नी की क्या वजूहात हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस इसकी वजह होती हैं, या इस तरह की क्रीम्स भी एक्नी कॉज कर सकती हैं, और फिर क्या हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं? तो एक्नी बेसिकली जब भी हार्मोनल चेंज होगा, हम इसका लिंक हमारी डाइट के साथ है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ है, हमारे वाटर इनटेक के साथ है, हमारी नींद के साथ है। जब भी डिस्टर्बेंस थोड़ी सी भी किसी चीज़ की वजह से भी अगर बॉडी में आती है, तो वो फ्लेयर अप हो के आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे एक किसी का कॉल है, या सुनहरी बात है कि जो भी आप खाते हैं वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले तो है कि डाइट जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मेरे पास यंगस्टर लड़कियां जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आती हैं, तो वो क्या है कि दिन में समोसे पकोड़े वगैरह, ज़ाहिर कैंटीन पे तो यही मिलेगा, तो वो खाती हैं, और फिर आके एक्नी, और फिर वो कहती हैं कि ये ठीक भी नहीं हो रही। बाज़ एक्नी वो ख़ुद से ख़ुद ठीक हो जाती हैं, उसको उस तरह लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ठीक इसलिए नहीं हो रही होती कि उनकी वो जो डाइट है, अनहाइजीनिक डाइट है, उसके अंदर ट्रांस फैट्स हैं, ऑयल जो यूज़ हो रहे हैं वो अनहाइजीनिक हैं, और वो तली हुई चीज़ें, तो उसकी वजह से तो उनके ऊपर जो एक्नी आ रही होती है। फिर दूसरा वजह है कि प्रॉपर हमारी एक होती है स्किन हाइजीन, वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई उसके बारे में बात करता है कि अगर हम फेस भी साफ़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली हमने किस तरह फेस वॉश करना है, प्रॉपरली उस पर जो भी फैट्स हैं या फिर जो भी उस पर ऊपर ऑयल्स आए हुए हैं वो किस तरह रिमूव होंगे। जब वो रिमूव नहीं करेंगे तो उसके साथ पोर्स जो आपके नेचुरल मसाम हैं वो आपके क्लॉग अप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जब भी अंदर से पसीना या सीबम बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आगे से वो बंद होते हैं, तो अंदर ही वो इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देता है। बहुत सारी वजूहात हैं एक्नी की, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही तो आपको बता सकता है कि किस वजह से हो रही है, किस वजह से। लेकिन बेसिक जो आपने जो करने वाली चीज़ है जो अवॉइड कर सकते हैं, एक तो है कि वो जो आप अनहाइजीनिक फूड, जंक फूड, या फिर ये जो बाहर से तली हुई चीज़ें इस तरह की मिलती हैं, वो उससे थोड़ा सा कम करें। और स्किन केयर पे भी बात करेंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मेरा बेटा है जी। आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी,
सवाल पूछें। मेरा बेटा है, उसको कोई 1 हफ्ते से स्किन की एलर्जी हुई है। अच्छा। तो उसके जिस्म पे जो ना जिल्द पे जो मुंह है ना उसके ऊपर दाने और माथे के ऊपर दाने निकले हैं। अच्छा, ठीक है। तो बाजू और टांगों के ऊपर स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाया है, उन्होंने एडवेंटन एडवाइस की है और साथ जो कैलपोल टेम्परेचर की थी। अच्छा, टेम्परेचर भी हो रहा है साथ? टेम्परेचर भी हो रहा है, जब मेडिसिन देते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और जिस्म के किस हिस्से से ये दाने शुरू हुए थे, एलर्जी जो आप कह रहे हैं? चेहरे से शुरू हुए थे, चेहरे और जो पेशानी के एरिया। और नीचे की तरफ जा रहे हैं ये? जी, ये टांगों पे और बाजू पे बहुत ज्यादा है, यानी हाथों के ऊपर वाली जो जल्द है ना उस पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, छोटे छोटे दाने या बड़े साइज के दाने? छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हैं। ठीक है। बच्चे की उम्र क्या है? दाने होते बच्चे की उम्र क्या है? हैं। 1.5 साल उम्र है। 1.5 साल। अच्छा, साथ कोई और सिम्टम्स भी हैं जैसे खांसी, आंखों में सुर्खी, कुछ और? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जो राइट कान है ना उसके नीचे पीछे बैक साइड में एक छोटी सी गिल्टी बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? जी मेरा सवाल है कि कितने दिन हो गए हैं इस फीवर को, बुखार को कितने दिन हो गए हैं? बुखार तो 3 दिन हुए हैं, लेकिन ये जो मसला आ रहा है ये 1 वीक से आ रहा है। ये 1 वीक से। घर में किसी और को भी है या सिर्फ बच्चे को ही है? नहीं, सिर्फ ये छोटा बच्चा है, इसको ही हुए हैं। तो हम बहुत परेशान है, डॉक्टर को भी चेक करवाया है, उन्होंने सिर्फ मेडिसिन ही दी है, कोई और बताया नहीं है कि क्या मसला। साथ उन्होंने कहा है कोई पानी वगैरह ज़्यादा पीना है, इसको हाइड्रेटेड रखना है, और उन्होंने क्या ये तो नहीं कहा कि खसरा है या चिकन पॉक्स वगैरह? वैसे आम डॉक्टर से चेक करवाया था स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा, उन्होंने पहले चिकन पॉक्स बताई थी, लेकिन चिकन पॉक्स नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर कोई छिलका आ रहा है दानों के ऊपर? दाने खुश्क हो रहे हैं, लेकिन निशान उधर ही हैं दानों के। ठीक अच्छा, है। कोई बच्चों के डॉक्टर को चेक करवाया था या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाया है? स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाया। स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाया। ठीक है। उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह भी दी है इसके लिए? जी, जो उन्होंने मेडिकेशन दी थी, फ्रूडेक जो लोशन वो दी थी, और जो दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट ने एडवेंटन एडवाइस की थी वो दी थी। सही है। सही। कोई एलर्जी के लिए भी कोई चीज़ दे रहे हैं आप साथ? जी, ज़ाइलर सिरप दिया था उन्होंने और सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, कोई भी आपको क्या लग रहा है? Apparently पहले तो जिस तरह उन्होंने बताया है कि वो तो मेरा मीजल्स की तरफ जा रहा था कि बच्चे की एज भी है और वो सारी चीज़ें, और अब ये भी नहीं पूछने अगर आ कि इन्होंने कोई हिफाजती टीके लगवाए हुए हैं या नहीं लगवाए हुए। बिल्कुल। दूसरा जो ये हिस्ट्री दे रहे थे उससे भी चिकन पॉक्स मुझे भी चिकन पॉक्स ही लग रहा है। जी, ये छिलका भी आ रहा है और निशान भी छोड़ रहा है, साथ फीवर भी है, निशान भी छोड़ रहा है। ऐसे ही है। तो उस पे लग तो यही रहा था कि चिकन पॉक्स है। अब ऑलरेडी डॉक्टर ने देखा हुआ है और उन्होंने मेडिसिन भी दी है, साथ फीवर की हिस्ट्री भी है, तो ज़्यादातर तो उसकी तरफ जा रहा है कि चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक, अगर उस तरह लिया जाए तो मे बी किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया हो या फिर एलर्जी किसी चीज़ के साथ हो, तो उन्होंने टॉपिकल स्टेरॉइड्स और फ्यूडिक वगैरह तो दी हुई है कि जिससे वो सबसाइड हो सकता है। तो मेरा तो ये मशवरा है कि जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट की ले रहे हैं, वो चेक करो। साथ एक पीड्स यानी कि बच्चों के डॉक्टर को भी एक दफ़ा चेक करवा लें कि वो उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो इंशाल्लाह जिस तरह वो कह रहे हैं कि दाने बैठ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह होपफुली ठीक हो जाएंगे। ठीक है। जिस तरह कि आपने बताया, हमें यही लग रहा है कि ये चिकन पॉक्स हैं, और चिकन पॉक्स के दाने जो होते हैं वो एक से दूसरे को लगते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर घर में कोई और बच्चे हैं तो उनको इस बच्चे से ज़रा दूर रखना है। दवाई इसके लिए यही है कि फ़ीवर के लिए उन्होंने आपको पैनाडोल, पैरासीटामोल वगैरह दी हुई है, वो देनी है। बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है, और जब इस पे ये छिलके आने शुरू हो जाते हैं तो तब इसका मतलब है कि एक हीलिंग फेज स्टार्ट हो गया है। इसके निशान कुछ अरसे तक रहते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। तो उसमें जो हामला ख़वातीन है वो उससे दूर रखना है उन्हें, कि बच्चे को ये लाइक किसी और कमरे में आइसोलेट करें। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर घर में कोई हामला खातून है तो उनको दूर रखना है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता पैदा होने वाले बच्चे में कुछ मसाइल इसकी वजह से हो सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप पीडियाट्रिशियन को दिखा लें और उनके मशवरे से अगर कोई और दवाई वगैरह चेंज करनी है। लेकिन हमारे पास पिक्चर नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, जिस तरह कि आपने बताया उससे हमें ये चिकन पॉक्स ही लग रहे हैं। जी, बैक टू आवर डिस्कशन। हम बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट
एक्नी, तो एक्नी के लिए क्या ट्रीटमेंट है? और आपने सबसे पहले बात की कि एक स्किन केयर रिजीम होना चाहिए, जी। तो आप बताएं कि किस तरह से हम अपनी स्किन को खूबसूरत रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं और दानों और दागों से बचा सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि आप जो हाइजीन है स्किन की, यहाँ पे हमारी हैबिट नहीं है उस तरह। अगर आप का कहीं बाहर आपका इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पे लोग जब भी काम से वापस आते हैं तो उनकी बेसन हैबिट एक होती है कि बेसन के सामने उन्होंने 10-15 मिनट खड़े होना और अपने स्किन को असेस करना। देन वो क्या करेंगे कि उसकी प्रॉपर क्लेंजर उसके लिए यूज़ करेंगे, उसकी क्लीनिंग होगी, फिर फेस वॉश या फिर वो सोप जो भी होगा उसके साथ उन्होंने 3-4 मिनट मसाज करके उसको स्किन को साफ़ करना। देन उस पर अगर वो अबव 30 हैं तो विटामिन ए अप्लाई करेंगे, या फिर अगर पिगमेंटेशन या इस तरह कुछ आ रहा है तो विटामिन सी अप्लाई करेंगे। तो ये पूरी आपकी स्किन रिजीम है, स्किन केयर रिजीम है कि वो आपने अगर फॉलो करें तो आप काफ़ी अरसे तक बिल्कुल यंग और निखरे और खूबसूरत लगेंगे। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? फरजाना बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। जी, सवाल पूछें। तो मेरा बेटा है 10 साल का, ठीक है। तो उसकी गर्दन ब्लैक हो गई है, तो पता नहीं क्या है, उस ब्लैक है तो दाग लगे हुए हैं ना। तो हम स्किन वालों के पास लेके गए हैं, उन्होंने एक ही बस यही देती हैं हाइड्रोफेल यही देती हैं बस। ठीक है। तो टेस्ट वगैरह या कुछ भी नहीं करवाए उन्होंने। इसके साथ जो हम ये लगाते हैं तो उसको छोटी छोटी बिल्कुल बारीक से दाने हो जाती हैं उसकी। अच्छा, दवाई लगाने से दाने निकल रहे हैं? निकलते बिल्कुल जिस तरह वो कहती हैं कि छोटे छोटे बारीक जिस तरह कहती है ना, छोटी सी। ठीक है। और ये काली है तो इस पे क्या खारिश वगैरह भी होती है उनको? खारिश होती है पर नहीं होती, बस ये 1.5 साल की है ना, हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बस यही देते हैं, हम लगाते हैं तो फिर आराम नहीं आता। और वजन ज्यादा तो नहीं है बच्चे का? नहीं कमजोर है, 10 साल का बच्चा है, इतनी उसकी हाइट भी इतनी नहीं है तो वजन भी नहीं है। अच्छा, और ये कितने अरसे से आ रहा है? ये 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गए हैं। और किसी और जगह इधर भी है और जैसे हाथों के जोड़ों पे या पे फिर? भी होते हैं। नहीं सर पेट पे होती हैं, तो दरमियान पेट में होती हैं इसके, तो गर्दन भी है बस। खाली गर्दन पे है। अच्छा। और वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा खुश्की तो नहीं होती या कोई पानी वगैरह तो नहीं निकलता उसमें से? नहीं खुश्की इतनी मुंह पे होती है, सफेद से दाग बढ़ जाती हैं चेहरे पे, स्किन पे जो होती है तो। और अच्छा, इतना मसला नहीं होता। और खारिश कितनी ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? खारिश नहीं होती। खारिश नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है जी। आपको कुछ समझ आई है इनके मसले की? जो ये दाग बता रही हैं उसमें खारिश भी नहीं होती, और जिस तरह सिर्फ ये बता रही हैं पिगमेंटेशन है, तो पिगमेंटेशन की इतने बच्चे में तो मे बी एनीमिक हो। ठीक है। उसका ब्लड टेस्ट इन्हें करना चाहिए कि एनीमिक तो नहीं है कहीं। एनीमिया की वजह से भी ये चीज़ें सारी आ जाती है। और जिस तरह ये बता रही हैं 10 साल का है और कमज़ोर भी है बहुत ज़्यादा, और उसमें डायबिटीज़ भी, टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो सकती है जी। तो वो एक तो पहले ये उसका टेस्ट करवाएं कि अगर ये है तो उसका ट्रीटमेंट लें। तो अगर वक्ती मैं बता दूं कि जिस तरह कमज़ोर है तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन सिरप्स हैं और एपिटाइज़र सिरप्स हैं जो कि वो लें, और जिसके साथ उसकी भूख थोड़ी सी बढ़े और वो खाए पिए, और बेहतरी की तरफ उसके वो जो निशान है या भी जो उसकी कमज़ोरी है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। ठीक। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर आप चाहती हैं कि उनका वज़न बेहतर हो तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह उनको देना शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि उनकी गर्दन वाले एरिए में पिगमेंटेशन है, तो बहुत सारे बच्चे जिनको डायबिटीज़ होती है, बहुत सारे लोग बल्कि जिनको डायबिटीज़ होती है, उनमें जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वो पिगमेंटेड या डार्क होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने कहा कि उनका वज़न कम है, तो डायबिटीज़ में इस तरह से होता है कि वेट लॉस वगैरह भी हो रहा होता है, और बाज़ वक़्त पेरेंट्स को पता नहीं होता, फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही होती है
होती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का प्रॉपर मुआयना करवाएं। इसके ब्लड टेस्ट होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उससे बच्चे को ज़रूर अफाका हो जाएगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा यकूब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, सवाल पूछे। तो हाँ जी जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। डॉक्टर साहब, मेरे ना स्किन एलर्जी है पूरे जिस्म में। अच्छा। 2 महीने से बहुत खारिश हो रही है, मैं तो सो भी नहीं सकती रात को। अच्छा। तो ना इस हवाले से मैंने बात करनी थी कि मुझे कुछ बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये 2 महीने से है, तो क्या दाने वगैरह बने हुए हैं? हाँ जी, अब दाने बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है। स्किन पे तो लेकिन जलन भी हो रही है, जिससे ना सेक की मानद निकल रहा है जिस्म में ना, बहुत खारिश हो रही है। हाँ जी, पूरे जिस्म में। और ये खारिश आपने कहा कि रात को ज्यादा हो जाती है, क्या नहाने के बाद भी ज्यादा हो जाती है? जी जी, नहाने के बाद भी ज्यादा हो जाती है। घर में किसी और को भी है? नहीं, घर में किसी और को नहीं है। ठीक है, मुझे ही है। ठीक है। जी, आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया है कुछ? हाँ जी, डॉक्टर ने मुझे एलर्जी का वो साबुन दिया है, उसके साथ लोशन भी दिया है, रात को नहाने के बाद ना वो लगाना है। तो कपड़े चेंज करने हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ 3-4 दिन से, और मुझे मेडिसिन भी दी है। ठीक है। बेडशीट्स वगैरह धोने को भी कहा है, वो किया आपने? डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब? बेडशीट्स वगैरह धोने को कहा है उन्होंने? नहीं, बेडशीट धोने का तो नहीं कहा, बल्कि मैं खुद से ही धो लेती हूँ बेडशीट, वो कवर सराहनों के सब कुछ ना। ठीक है। तो लेकिन फिर भी एलर्जी नहीं जाती, एलर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी खारिश होती है मैं तो सो भी नहीं सकती। अच्छा, ठीक है। कोई कैलामाइन लोशन वगैरह दिया है उन्होंने आपको? हाँ जी, लोशन दिया है। ठीक है, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? बस यही था कि फैमिली में किसी को भी नहीं, घर के अलावा फैमिली में यानी बहन भाइयों में या फिर जिन घरों में आना जाना हो आपका, तो उनको भी अगर आपको पता हो तो उनको है या नहीं है? और चल रही है डॉक्टर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है ना सुबह सुबह, तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि चलो मुझे कोई ना मिल जाएगा। बिल्कुल। ये बताइएगा, कोई लाइंस वगैरह बन रही हैं जिस्म में? ये जो आप कह रही हैं कि एलर्जी हो रही है, तो क्या लाइंस बन रही हैं? हाँ जी, लाइंस बन रही है और दाने भी बन रहे हैं। ठीक है। दाने जैसे कि जिस्म बॉडी के निचले हिस्से में ना दाने बन रहे हैं। क्या ये दाने जो हैं, ये दाने उंगलियों के दरमियान में भी हैं यहाँ पर? नहीं, वो वाले नहीं है। नहीं, उंगलियों के दरमियान वाले नहीं है। ठीक है। ऐसे ही जैसे कोई, हाँ जी, निशान बन रहे हैं बस। अच्छा, खारिश करती हैं तो वो स्क्रैच के निशान भी पड़े हुए हैं? जैसे बाज़-औक़ात होता है, कितनी लोग खारिश करते हैं कि खून निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर से वो स्किन नहीं उतर रही हल्की इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू जी। अपरेंटली स्कैबीज लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी स्कैबीज ही लग रहा है। तो उसके लिए एक तो है कि बेडशीट्स अपनी वो रेगुलरली धोएं भी और वो चेंज भी करें डेली, एटलीस्ट 10 डेज़ के बाद, जो यानी कि 3-4 बेडशीट्स अब इन्हें लेनी पड़ेंगी और वो हर रोज़ चेंज करती रहें। ये 10-12 दिन 15 दिन इसी तरह। और उनको जो धोने का तरीकाकार है कि उनको गर्म पानी के अंदर, उबले हुए पानी के अंदर धोएं, धूप में अच्छी तरह सुखाएं उन्हें, और उसके अंदर अगर वो ब्लीच या जो भी उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए या फिर उस पैरासाइट को मारने के लिए, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करें। दूसरी बात कि जो कपड़े लोशन कैसे लगाना है ज़रा ये भी बता दीजिए। हाँ जी, मैं वो कपड़े जो हैं वो इन्होंने डेली वॉश भी कर रहे हैं और चेंज भी करने हैं। ठीक है। और अगर ये कह रही हैं कि बाकी घर वालों को नहीं है, तो अगर ये हिस्ट्री लेंगी खुद से, क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि हम कहते हैं कि पेशेंट से पता करते हैं कि बाकी घर वालों को है, तो वो कहते हैं नहीं बाकियों को नहीं है, लेकिन साथ जो 1-2 आए होते हैं तो वो बाद में शर्माते कहते हैं नहीं थोड़ी सी हमें भी है। तो थोड़ी सी मतलब ये कि एक को ज़्यादा भी हो रही है, लेकिन दूसरों को भी वो बॉदर कर रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही। बिल्कुल। तो एक तो है कि हिस्ट्री उनसे भी, बाकियों से भी ले लें, अगर बाकियों को है तो ये रूटीन सारों ने फॉलो करनी है। हाँ, ये पूरे घर वालों ने करना है। और कोशिश करें कि कपड़े आप अलग अलग सारे धोएं। तीसरी बात ये कि जो लोशन डॉक्टर साहब ने इन्हें दी है, डेफिनेटली वो एंटी स्कैबीज लोशन होगी, तो उसके लिए ये है कि जब भी लोशन लगाएं तो वो 24 घंटे के लिए लगी रहे, एटलीस्ट
कहाँ से लेकर कहाँ तक हाँ लगानी है? गर्दन से नीचे नीचे, गर्दन के नीचे नीचे, पाँव की उंगलियों के अंदर, हाथों की उंगलियों के अंदर। गर्ज ये कि हर जगह लगानी है, और लगानी इस तरह नहीं है कि बस वो लगा के मलना शुरू कर देनी। वो जिस तरह होता है ना कोट ऊपर करना, लेप ऊपर करना जो पूरा होता है, उस तरह एक कोटिंग पूरी होनी चाहिए उसकी। और वो 12-15 घंटे या फिर 24 घंटे भी लगी रही तो कोई इशू नहीं है। एक दिन लगा ली, एक दिन लगा ली, फिर वो दूसरे दिन नहा लें और फिर 3 दिन छोड़ के फिर आपने लगानी है, और ये आपने रिपीट करना है 3 से 4 दफ़ा। ठीक है, ठीक। और ये सारों ने करना है, ये सारों क्योंकि ने किसी एक को रह गई तो फिर ये दोबारा रिवर्स हो। जो मेरे पास जो स्कैबीज के वर्स्ट केस आते हैं उनमें होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, उसमें दानों के अंदर पस बन चुकी होती है, और ज़्यादा जो आता है अनफॉर्चुनेटली वो जो बच्चे हॉस्टल्स में यानी कि जो बोर्डिंग में पढ़ रहे होते हैं, और या फिर जो बच्चे मदरसों में हैं, उनको बहुत ज़्यादा होती है ये, और उनकी सारी लाइफ जो डिस्टर्ब हुई होती है कि सो नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, फोकस नहीं कर सकते, और वो इसी तरह स्क्रैच कर करके, और उनकी हैबिट एक बन जाती है, वो उसकी भी वजह से शर्मिंदा हो रहे होते हैं। हाँ। तो पहले तो है कि ये सारों से घर से खुद ही पेशेंट जो है वो हिस्ट्री लें कि बाकियों को भी है या नहीं है, और फिर वो सारे ये रूटीन को फॉलो करें इसको। बिल्कुल, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने क्या करना है कि ये लोशन लगाना है, पूरे जिस्म पर लगाना है, और ये सब घर वालों ने लगाना है, चाहे उनको ख़ारिश है या ख़ारिश नहीं है। अगर एक शख्स भी घर में ये लोशन नहीं लगाएगा तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। इस बीमारी का नाम स्केबीज़ है। ये स्किन की एक कंडीशन है जो कि बीमारी है जो कि एक से दूसरे को लग जाती है। रात को आप सो नहीं सकते, आपकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है। दूसरा, आपने बेड शीट्स को वॉश करना है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी के साथ। अपने कपड़ों को भी डेली चेंज करना है, उनको भी वॉश करना है। इसी तरह घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह अगर बच्चों को ख़ारिश है और घर में खिलौने वगैरह हैं तो उनको लिफाफे में बंद करके 3 दिन के लिए आपने साइड पर रख देना है, और उसके बाद आपने खोलना है, तब ये जाके बीमारी ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। इट वाज़ वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर की। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो तो आपने हेल्दी खाना है, सफाई का ख्याल रखना है। जब आप अपनी स्किन को वॉश करते हैं तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, और खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।